नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। एक बार फिर गुरुजी की असीम कृपा से, महाराज की मेहर से, इंग्लिश बुक ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी का हिंदी रूपांतर दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार। जैसा कि हमको मालूम है कि हम सब दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही मैं आज के आज के रीडर हैं आकाश सेठी अंकल और कमांडर शर्मा अंकल ओवरऑल सेशन को मैनेज करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आकाश सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। आकाश सेठी अंकल प्लीज सेशन को इनिशिएट करें और ब्लेसिंग्स जो कि संगत वेट कर रही है, इंतजार कर रही है आपके शाराना इंतजार में, अंदाज में, तो उसको आप स्टार्ट करें प्लीज। ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी कमांडर अंकल, सब संगत को जय गुरु जी। और बहुत ही सुखद उत्तरदायित्व मिला है। वेरी प्लेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड फ्रॉम द बुक। अंग्रेजी में कमांडर अंकल ने लिखी किताब ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी, और उसका हिंदी अनुवाद किया गया, हिंदी रूपांतर किया गया दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार। और जो खंड, जो चैप्टर मुझे पढ़ने के लिए मिला है, चैप्टर नंबर 1, तारीख भी 1, और इत्तेफाकन सारी जिंदगी नाम में डबल ए शुरू में आता है, तो रोल नंबर भी 1 रहा हमेशा जय जीवन गुरु भर। जी। जय गुरु जी आकाश सेठी अंकल। तो अंकल जब आपने एक की महिमा कह ही दी है तो मैं भी ये कहूंगा कि लाइट और डिविनिटी में पहला सत्संग आपका ही है। जी, वो भी गुरुजी ने अल्फाबेटिकल का ऑर्डर दिया होगा, तो वो लाइट भी ऑफ पहले डिविनिटी में नंबर पे आ गया। पहला सत्संग आपका ही है। जय गुरु जी। तो ओवर टू अंकल। ये कमांडर अंकल के जीवन के उस भाग के विषय में है जहाँ पे किसी ने बताया इन्हें। हमेशा कोई ना कोई सोर्स बनता है, कोई ना कोई जरिया बनता है, कोई ना कोई माध्यम बनता है। और आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी माध्यम बनिए, लोगों को, अ, बिना जुड़े हुए लोगों को गुरु जी से जोड़ने के लिए, ताकि उनके जीवन में भी ब्लेसिंग्स आए, आशीर्वाद आए, प्रसन्नता आए, और आत्मिक उन्नति का मार्ग खुले उनका। तो जिस फेज की बात मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उस फेज के अंदर कमांडर अंकल का बहुत छोटे में बताता हूँ कि उस समय कुछ अपनी समस्या लेके ये गए, और समस्या ने इन्हें ड्राइव किया अपार्ट फ्रॉम द माध्यम, और वहां जाके सब भूल गए, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। और हर संगत जो जुड़ती है उसके साथ भी होता है कि मुझे पहली दफे गुरुजी ने पूछा था कि पहली दफे जब बुलाया साम फिजिकली, और कहा कि ऐथे क्यों आया है, मैंने कहा जी औलाद नहीं है। तो गुरुजी कहते हो जाएगी फिर बात जाए तो गुरुजी की दी हुई शक्ति से जुबान से ये निकला कि गुरुजी भजन ले नहीं आया। तो गुरुजी मुस्कुराए, और वो मुस्कुराहट देख के मन में एक ही विचार आया कि आया सी कुछ मंगन, मैं आप खो गया। आया सी कुछ मंगन, मैं आप खो गया। तेरा रुख नूरानी वेख्या, मैं तेरा हो गया। तेरा ही तेरा हो गया, ਉਹਦੇ बाद फिर किसी होर दा नहीं होया। तो इन विचारों के साथ मैं शुरू करता हूँ रीडिंग। मैं बीच बीच में पॉज लूंगा। कमांडर अंकल और धीरजा भट्ट आंटी ये परिचर्चा करेंगे, और थोड़ा सा पृष्ठभूमि कमांडर अंकल बताएंगे, और किस परिप्रेक्ष्य से, किस दृष्टिकोण से ऐसा कहा है जो उन्होंने कहा है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। खंड का नाम है अपनों की चाह और लगाव। एक पिता होने के नाते मेरी जिंदगी में होने वाली उथल पुथल ही मेरे गुरुजी के पास जाने का पहला कारण बनी। मैं और मेरी पत्नी कमलेश, 3 पुत्रियों, सबसे बड़ी जया, मंझली शुभा और छोटी इला के गर्वित माता पिता है।
शुभा की शारीरिक परेशानी के कारण मैं गुरुजी से मिलना चाहता था। शुभा बचपन से ही दमा और त्वचा रोग से पीड़ित थी। उसकी 16 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष उसे इन दोनों बीमारियों से जूझते हुए हो चुके थे। हर तरह के इलाज के बाद भी इनका कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा था। हम दोनों अपनी बेटी की तकलीफ से काफी परेशान और निराश थे। जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अपनी एक दोस्त और सहकर्मी शशिकला से, जो कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थीं, गुरुजी के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे एम्पायर एस्टेट सुल्तानपुर में रहने वाले गुरुजी से आशीर्वाद लेने की सलाह दी। आज 2 दशक के बाद भी उनके कहे हुए वाक्य मेरे दिमाग में गहराई से गुदे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं, वह तुम्हारी बेटी को ठीक कर देंगे। हर एक माता पिता की तरह हम भी अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं उनके इस पूर्ण विश्वास और दृढ़ता से भरे वाक्य पर पूरा पूरा विश्वास किया, लेकिन हाँ, अपनी बेटी की खातिर यह उम्मीद जरूर की थी कि जो वो कह रही हैं सच हो। शुभा की बीमारियों से ये जंग उसकी शिक्षा पर भी असर डालने लगी थी और हमारी खुशियां उसकी चिंता में खोने लगी थी। वो अपनी मध्यावधि मिड टर्म परीक्षाएं नहीं दे पाई और उसका 1 वर्ष व्यर्थ होने की कगार पर था। मैंने शशिकला से कहा कि वो मुझे अपने साथ गुरुजी के पास ले चले। उन्होंने कहा जब अगली बार वो जाएंगी तो मुझे ले जाएंगी। उसी रात मुझे एक सपना आया। शशिकला और मैं साथ में कहीं जा रहे हैं और जब हम वहां पहुंचते हैं तो जो सज्जन दरवाजा खोलते हैं वो शशिकला को तो अंदर आने देते हैं, लेकिन मुझे रोक कर कहते हैं कि आप अकेले आना। अगले दिन सुबह उठा तो मैं समझ चुका था कि जहां भी मुझे शशिकला ने जाने को कहा है वहां मुझे अकेले ही जाना है, शशिकला के साथ नहीं। मैंने उनको फोन लगाया और कहा कि गुरुजी के पास मैं खुद जाऊंगा और इसके बाद हम दोनों ही इस बात को भूल गए। यहाँ मैं एक अंतराल लेता हूँ और परिचर्चा और डिस्कशन के लिए कमांडर अंकल और धीरजा भट्ट आंटी को निमंत्रित करता हूँ। जय जी अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ रहे हैं आप। यहाँ पे चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहूँगा उसमें सबसे पहली तो ये कि जब हम कालका जी में रहते थे, गुरु महाराज दूर नहीं रहते थे, और अगर वो हमें बुलाना चाहते तो उस समय भी बुला सकते थे। लेकिन अब सोच के लगता है कि सबका गुरु महाराज के शरण में आने का एक टाइम होता है, और शायद वो आने के लिए एक तैयारी भी होती है कि आप उस जगह आने के लिए तैयार हो जाएं। और उसमें मेरी समझ से एक क्वांटम ऑफ सफरिंग जरूरी है। बाद में इस चीज पे और बात करेंगे, लेकिन अभी इतना कह के छोड़ देते हैं कि सफरिंग बहुत इसेंशियल है आपके प्योरिफिकेशन के लिए। जैसे जैसे कर्म कटने के लिए भी तो सफरिंग होती है ना। तो वो स्टेज आनी थी कि जब लगे कि हाँ, अब ये काफी तकलीफ में आ चुके हैं, अब ये मेरे पास आने के लिए तैयार हैं। और जो बुक का टाइटल है ना, ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी, आप गुरु महाराज के पास जब तक नहीं आ सकते जब तक आप तैयार नहीं है। और ये उस तैयारी की प्रोसेस है। आप जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, उस वो चीज आपको इवेंचुअली महाराज के लायक बना रही है। और वो स्टेज आ गई जब हमें लगा अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब बेटी एग्जाम नहीं दे सकती, वो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, तो पेरेंट्स के लिए उससे बड़ी सफरिंग कुछ नहीं हो सकती। यानी खुद की सफरिंग से बड़ी होती है अपने बच्चों की सफरिंग। आप उसको रोज देखते हैं, रोज सोचते हैं अब क्या होगा। और बेटी हो तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब सही समय हुआ तो मुझे नहीं पता चला, महाराज ने
एक तरीके से कहूं तो इनवाइट भेजा, मेरे पास आ जा। और वो मैसेज अपने एक डिवोटी के थ्रू भिजवाया। और उस सारे टाइम में मुझे नहीं पता था कि ये गुरु महाराज से जुड़ी हुई हैं, कि शशिकला गुरु महाराज की भगत है, डिवोटी हैं। लेकिन जिस समय सही समय हुआ, उन्होंने कहा चलो एक गुरु जी हैं, वो आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। दूसरी बात यह कि जब मैंने कहा मुझे ले चलो, तो साथ ले चलो, ये गुरु महाराज का एक्सेप्टेबल नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मैं उसके साथ आऊं। गुरु से कनेक्ट इंडिविजुअल है, किसी के माध्यम से नहीं है। तो यहाँ पे किसी पुरानी संगत को, चाहे वो मैं हूं, आकाश अंकल या कोई और भी, हम लोगों को जरूरत से ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो जरूरत से ज्यादा कितना भी भाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु से आपका कनेक्ट तो पर्सनल होना है। और अगर पर्सनल नहीं है तो कनेक्ट है ही नहीं। इसलिए मुझे सपने में महाराज ने वहां जाके लिटरली फिजिकली गेट के ऊपर रुकवा के बोला, अकेले आना, किसी के साथ मत आना। और मैं फिर उसके साथ नहीं गया। और इस चीज को बहुत समय के बाद में समझ में आया कि गुरु के पास हम किसी के साथ नहीं जाते। ये संगत में मिलके सोशलाइज करने से गुरु नहीं मिलने वाले। गुरु आपके अकेले के हैं, साझे के नहीं है। तो ये दो बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आकाश सेठी अंकल, प्लीज। धन्यवाद कमांडर अंकल। तकलीफ होना, दर्द होना, दुख आना, इस पे कभी कहा था किसी मैंने कि वो दर्द भी मुझको अजीज है जो बन के तेरा पैगाम आता है। वो दर्द भी मुझे अजीज है जो बन के तेरा पैगाम आता है। जब तुझे भूलता ये नाजीज है, जब तुझे भूलता ये नाचीज है, आह की राह से लब पे तेरा नाम आता है। तो तकलीफ होना, दुख होना, गम होना बेहद जरूरी है कि आप दोबारा किसी जन्म में जुड़े थे, बहुत जन्म बिछड़े थे, इस जन्म में मिलना था, तो दुख तकलीफ और दर्द आना बेहद जरूरी था। आगे बढ़ता हूँ। गाजियाबाद में हमारा एक घर था जिसमें मेरे माता पिता रहते थे। क्योंकि मैं दिल्ली में काम करता था, तो दिल्ली गाजियाबाद की दूरी के कारण मैंने कालका जी में एक घर किराए पर ले लिया था। उसी दौरान हमें गुड़गांव में एक निर्माणाधीन आवासीय संस्था जलवायु टावर में एक फ्लैट आवंटित हुआ। इस घर के निर्माण के लिए दी जाने वाली किस्तें चुकाना मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो चला था। इसलिए मैं इस योजना से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में लगा हुआ था। यह लगभग अक्टूबर 2000 की बात होगी। जब मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से गुड़गांव जाते हुए एम्पायर एस्टेट के सामने से गुजरा था, तब मैंने अपनी पत्नी को गुरुजी के बारे में बताते हुए शशिकला का दृढ़तापूर्वक कहा हुआ वाक्य दोहराया और गुरुजी की स्वस्थ करने की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया। ऐसा कहते वक्त मैंने स्वयं से एक वायदा भी किया कि जब हम गुड़गांव में रहने आ जाएंगे, तब मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगा। उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं अनजाने में गुरुजी से मिलने के लिए एक शर्त रख चुका था। मैं फिर अंतराल लेता हूं और कमांडर अंकल से प्रार्थना करता हूं कि इसे बताएं। अंकल, हुआ ये कि गुरु महाराज का इनविटेशन आ गया। कायदे से मुझे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन एम्पायर स्टेट के सामने से निकल रहा था और मैंने अपनी आंटी से बोला कि यहाँ एक गुरुजी रहते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम संगत अपने गुरु के बारे में बताते हैं ना, तो इतने स्ट्रांगली बताते हैं जैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कि हमारे ऊपर कृपा हुई नहीं हो, लेकिन हम जिसको गुरु के साथ ले जाने वाले हैं उसका कल्याण तो निश्चित है। तो जब हम, आज मैं भी ऐसे कहता हूं, तो शशिकला जी ने भी कुछ उसी तरह से बोला था कि राज, एक गुरु जी है, तू वहां जा, वो तेरी बेटी को ठीक कर देंगे। तो उसमें लेटेस्ट ट्राई वाली बात नहीं रहती है। सो मैंने उसको बोला कि अपनी आंटी से बोला कि उसने पक्का बोला है कि ये ठीक कर देंगे। तो ये कहने के बजाय कि चलो चलते हैं, मैंने बोला गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊं तो आऊंगा। यानी जिस घर में मैं जा नहीं सकता, जहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उस घर में शिफ्ट होने की मैंने कंडीशन लगा दी।
और एक तरीके से सोचो तो गुरु महाराज के सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब उन्हें मुझे बुलाना ही था और बुलाने के लिए उस घर में शिफ्ट करना भी जरूरी हो गया। अंकल। ये वही बात हुई कि आज तो इस ये तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात इन द सेंस कि लोग एक शर्त रख देते हैं। आज देखता हूँ कई लोग ऐसा कहेंगे कि यदि चमत्कार दिखा तो मैं आस्था करने लगूंगा। और अजीब बात यह है कि लोग खुदा को खुदा मानने के लिए उससे करिश्मे की तलाश करते हैं कि भाई करिश्मा दिखा तो मैं मानूं तू खुदा है, और जो सामने है उसे कोई मानता नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी आर्थिक आर्थिक दुविधा का एक ही हल था कि हम अपना गाजियाबाद वाला घर बेच दें, पर यह संभव नहीं था क्योंकि अब भी मेरे माता पिता वहीं रह रहे थे। इस कश्मकश का निवारण अचानक से हुआ जब कुछ ही दिनों में मेरे पिताजी ने मुझे फोन पर सुझाव दिया कि मैं अपना घर अपने ही बड़े भाई को बेच दूं। उससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मेरे माता पिता भी बिना किसी परेशानी के उसी घर में रहते रहेंगे। 26 जनवरी 2001 को मैं गुड़गांव में अपने फ्लैट में रहने आ गया। हम आज भी वहीं रहते हैं। अब जो मैंने मन ही मन गुरुजी से गुड़गांव आने के बाद मिलने का वायदा किया था, मुझे वो एकदम से याद आ गया। 3 ही हफ्ते बाद 18 फरवरी 2001 को मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो सोसाइटी के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मचारी ने बताया कि आज महाशिवरात्रि होने के कारण गुरुजी बड़े मंदिर में मिलेंगे। मैं बड़े मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो पवित्र शिव मंदिर जिसमें ना जाने कितनी शक्तियां भर के गुरुजी ने बनाया था, और जहां शब्द वाणी की धुन प्यार और खुशियों का संचार करती है। मेरे चेहरे पर उभरी अज्ञानता को देखकर गेट पर खड़े उन सज्जन ने एक लाल बत्ती वाली कार की तरफ इशारा करके मुझे उसका पीछा करने को कहा, और मैंने वैसा ही किया। मैं एक सुनसान अंधेरी सी सड़क पर छतरपुर मंदिर से भी काफी आगे, लगभग 10.5 किलोमीटर उस कार का पीछा करते हुए बड़े मंदिर पहुंच गया। मंदिर के पास ही गाड़ी खड़ी करके मैं दर्शनों के लिए खड़े भक्तों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया, और उस लाइन में चलते हुए मुझे दरबार हॉल में पहुंच और उसी लाइन में चलते हुए मैं दरबार हॉल में पहुंच गया। गुरु जी की एक झलक देखकर मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया। गुरु जी किसी भी लिहाज से मेरी कल्पना के गुरुओं जैसे नहीं दिख रहे थे। मैं एक लंबी दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को देखने की कल्पना कर रहा था। मंदिर भी अपने आप में दिखावटी ना होते हुए भी बहुत ही भव्य था। ऐसा जरूर लग रहा था कि जैसे गुरुजी पूरे संसार के स्वामी हो। मैंने फिर भी सोचा, शायद मैं एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी तो नहीं है। शायद ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी तो नहीं है जिनसे मैं मिलने आया। इसलिए कतार में अपने आगे वाले भक्त का कंधा थपथपाकर मैंने उनसे धीरे से पूछा कि क्या ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी ही हैं? उनके चेहरे के हाव भाव से यह एकदम स्पष्ट था कि उन्हें मेरा यूं व्यवधान डालना अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने धीरे से दबी आवाज में मुझसे कहा, अंकल, आप सही जगह आ गए हो और अब यहां से कहीं नहीं जाना। उनके कहे ये 2 वाक्य मेरे लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शक बन गए। मैं हमेशा संगत से यही बात दोहराता हूँ कि आप सही जगह पर हैं और आपको यहाँ से कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है। हाँ जी, कमांडर अंकल। अंकल, हर एक आदमी जब गुरु के बारे में सोचता है तो उसके ख्याल में एक हमारे सनातन के जिस तरह के गुरु होते हैं उस तरह की एक इमेज बनती है। मुझे भी लगा स्वामी जी होंगे और मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे इंटरेक्शन होगा, देखते हैं। गुरु महाराज को देख के, मंदिर को देख के नहीं लगा कि हम किसी गुरु के पास हैं ऐसे। पर ये जरूर समझ में आया कि ऑरा बहुत बहुत डिफरेंट। थोड़ी सी संगत होती थी, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।
दरबार हॉल में पहुंचते ही लगा ये कहाँ हूं मैं आपको सच बताऊं, कितने सालों से महाराज के दरबार में जा रहे हैं, लेकिन हर बार अब भी जब आप दरबार हॉल में पैर रखते हैं तो वो फीलिंग उतनी ही डिवाइन होती है। ये नहीं लगता कि मैं यहाँ इतनी बार आ चुका हूं इसलिए इसकी इसकी फीलिंग में, उस ऑरा में जरा भी कमी आई। वो वो एहसास जो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, गूज बम्स वाला मोमेंट, हर बार आता है, आज भी आता है, और उसमें जरा फर्क नहीं हुआ। मुझे लगता है थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो आई वॉज ऑ स्टक। मैं मैं एक तरीके से कहूं हतप्रभ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या जगह है, मैं कहाँ गया हूं। लेकिन मुझे तो एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी के पास जाना था, और मुझे पहले ही दिन महाशिवरात्रि का दिन मिला जाने के लिए। और मैं वहां पे जाके, अब मैं सोचा मैं कहाँ जाऊं। तो उस लाइन में हमारे एक अंकल खड़े थे, मैंने उनके कंधे को टैप किया धीरे से। और उसे मैं नहीं पता था अंकल कहते हैं, मुझे लगा, मुझे उन्हें कहा भाई साहब ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं। और जैसे ये सवाल का पूछना और उसका जवाब मिलना दोनों गुरु महाराज की आज्ञा से हुए थे। मैं ना सवाल पूछता तो मुझे वो दो डिवाइन सेंटेंसेस सुनने को नहीं मिलते थे जो मिले। और ये मेरा पहला लेसन था, और वो आपको हमेशा याद रहता है। उन्होंने मुझे कहा आप सही जगह आ गए हो और यहां से कहीं मत जाना। इस चीज की ग्रेविटी भले ही समझ में ना आई हो, लेकिन मेरे पास मैसेज बड़ा क्लियर था कि मैं सही जगह पे हूं। और इसको मैं डिफाइनिंग मोमेंट समझता हूं अपने गुरु की संगत बनने की प्रोसेस का। मेरे मन में एक फीलिंग आई कि मैं सही जगह हूं और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आज भी आप जब से गुरु के पास आते हैं और अगर ये दोनों फीलिंग नहीं आई तो गुरु से कनेक्ट नहीं बन पाएगा। जब आपको डाउट है कि आप कहाँ हैं, Uncle, you are not audible. Uncle, you are not audible. जी अंकल। तो मैं ये कह रहा था कि ये डिफाइनिंग मोमेंट था। ये गुरु से मुझे पहला, कैसे कहूं, ज्ञान मिला या पहली समझ दी कि मैं सही जगह आ गया और मुझे यहां से कहीं नहीं जाना। अगर आप गुरु से जुड़ते हैं और ये दोनों एस्पेक्ट आपके दिमाग में एनग्रेव नहीं हो गए हैं और आप ऑप्शन की तरह से गुरु के पास हैं, यानी यहां काम नहीं बना तो कहीं और चले जाएंगे, या ये इस डाउट में है पता नहीं इस गुरु के पास आने से कुछ होगा कि नहीं होगा, 100 जगह और घूम पाए हैं, ये 101वीं जगह है, देखते हैं इसको भी। तो गुरु महाराज ना लेटेस्ट सी वाली गुरु नहीं है, ट्राई करके देखते हैं वाली बात नहीं है। या तो आप गुरु के हैं या तो गुरु के नहीं है। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी था। और फौजी होने का एक सबसे बढ़िया फायदा यह है कि हमें जब इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना अपने से सुपीरियर्स की, तो हम उसमें दिमाग नहीं लगाते। तो वो बाय ट्रेनिंग इट इज इजी फॉर ए मिलिट्री मैन टू ओबे इंस्ट्रक्शंस। ओबे। और मुझे दरबार हॉल के अंदर 2 इंस्ट्रक्शन मिली, वो आज तक मेरे पास है। ये मेरी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट था। और मैं चाहता हूं हम में से हर एक जो गुरु से जुड़ा है वो इस चीज को याद रखे कि वो सही जगह है और उसे यहां से कहीं जाने के बारे में सोचना भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो इस कंडीशनल नहीं है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो गुरु की प्रॉब्लम है, आप गुरु की प्रॉब्लम है, और अब आप कहीं नहीं जा रहे। जब गुरु को ये समझ में आ गया कि ये मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा, तो उनको भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपका ख्याल उसी तरह से रखे जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। जब उन्हें पता है कि ये आया है, थोड़े दिन ट्राई करेगा, चला जाएगा, बोले ठीक है बेटा तू जा देख ले। तो कमिटमेंट दोनों तरफ से होता है। ये नहीं हो सकता कि आपका गुरु के लिए कमिटमेंट ना हो और गुरु का हो जाए। जी अंकल। जी। आप थोड़े अचंभित हुए आपके
मानस में जो छवि थी गुरु की कि कोई बहुत बड़े दाढ़ी वाले और भगवा वस्त्र पहने हुए, और ऊपर से ये कि गुरुजी महाशिव, और शिव जी के पास शक्ति भी है और माया भी है। माया ऐसी फैलाई कि किसी को पता ही नहीं चला कि परमात्मा खुद बैठा हुआ है। नहीं तो लोग उतने भी समय नहीं देते गुरुजी को जितना दे पाए, क्योंकि पता चल जाए तो फिर माया किस बात की हुई। सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा भी नहीं उसको खुदा कहते हैं। वाह। तो आगे पढ़ता हूँ। मैं आज यह समझता हूँ कि मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं पहुंचा। मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंचा क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके पास आऊं। उन्होंने ही ये योजना बनाई और मेरे मूर्खता पूर्वक शर्त रखने के बावजूद उसको सार्थक। बड़े मंदिर में मैं बाकी सब भक्तों का अनुसरण करते हुए ठीक वैसा ही करता जैसे वो सब कर रहे थे। एक निर्मल शांति का अनुभव करते हुए मैंने ध्यान पूर्वक शब्द दिव्य प्रसाद के समान लंगर ग्रहण की और गुरु जी के शब्दों से बिना प्रश्न किए हुए आज्ञा पालन करना सीखा। लंगर के बाद एक सज्जन मुझे नया जानकर मेरे पास आए और मुझे बिना गुरुजी से आज्ञा लिए घर जाने को मना किया। मैं हैरान था कि अब ये आज्ञा कैसे मिलेगी, जिसका जवाब मुझे मिला कि वो बस मिल जाएगी। मुझे घर जाने की आज्ञा मिलने पर मैं घर के लिए निकला और सुबह के करीबन 2:30 बजे घर पहुंचा। कमांडर अंकल प्लीज। अंकल, ये बात अब समझ में आती है कि गुरु महाराज जब आप अपना सारा कंट्रोल गुरु महाराज को सौंप देते हैं, तो उसके बाद में आपकी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी कहना चाहिए परिस्थितियों में गुरु महाराज आपका नियंत्रण करते हैं। उनके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते। बिना आपको पता लगे हुए महाराज टेक्स ओवर एवरीथिंग। तो आप कब जाएंगे, क्या समय आपका मंदिर में जाने के लिए सही है, मंदिर से जाने के लिए भी सही है, वो भी गुरु महाराज डिसाइड करेंगे। और उनके लिए इतना काफी नहीं था कि मैं आ गया और मैं दर्शन करूं और मैं चला जाऊं। नहीं, वो नहीं चाहते थे कि उनकी आज्ञा के बिना मैं जाऊं, और इसके लिए मुझे आज्ञा मिली। और मजे की बात यह है कि जैसे किसी ने आके बोला कि आप सही जगह आ गए हो, यहां से कहीं मत जाना। एक ने आके बोला कि, और इतनी भीड़ थी, मैंने संगत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि थोड़े से लोग थे। महाशिवरात्रि का फंक्शन था। तो एक सज्जन ने आके बोल दिया कि आज्ञा के बिना मत जाना, और फिर एक ने आके आज्ञा दे दी कि महाराज का हुक्म है, अब आप घर जाओ। आप देख रहे हैं, तो जब आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो गुरु लिटरली कंट्रोल ले लेते हैं। लेकिन जितना आप कंट्रोल देंगे उतना ही लेंगे। और शक शुबा करने वाले, डाउट करने वाले लिटरली कंट्रोल देते नहीं है, लेकिन गुरु से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो उसी तरीके से सब कुछ करें जैसे कि उन्हें करना चाहिए। तो ये जो बात में ये सब सब्जेक्ट आएंगे, सरेंडर और दूसरी चीजें, तो उन पे जब बात करेंगे। लेकिन मुझे उस समय के बाद से और आज तक एक फीलिंग रहती है कि ए, महाराज हमेशा साथ हैं, बी, मेरे साथ जो भी होता है वो गुरु महाराज के आदेश से होता है। और उसमें खाली अच्छे की बात नहीं कर रहा। अपनी जब वाट लगती है, जब चपेट पड़ती है, तो उनके हुक्म से पड़ती है। किसी की हिम्मत नहीं जो गुरु के भगत को उनकी आज्ञा के बिना आहत कुटाई कर कर दे। नहीं हो सकता। जी अंकल। जी। मुझे एक अपना समय याद आ गया कि जब आपने तो डिफेंस पर्सन होने के नाते पूर्णतया डिसिप्लिन मेंटेन किया, मैंने एक बार इनडिसिप्लिन किया था।
मुझे डिस्टिंक्टली आई रिमेम्बर, न्यू ईयर का दिन था, छोटे मंदिर में गुरुजी थे और मेरे साथ एक सज्जन थे जो शायद पहली या दूसरी दफे आए थे, तो उनको कुछ ऑफिशियल मजबूरी थी, सुबह-सुबह फ्लाइट लेनी थी या ऑफिस जाना था। तो लंगर करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं चलो चलते हैं, बहुत लंबी लाइनें हैं, ये अभी जो फ्रेश आ रहे हैं उनकी भी लाइनें लगी हुई हैं, तो हम लोग बिना आज्ञा के चले गए। और ऐसा हुआ कि जैसे ही मेन रोड पे पहुँचे, ज़बरदस्त एकदम धुंध थी वहाँ और जो रोड फरीदाबाद की तरफ जाती है, वहाँ मुड़ गए बजाए एम्स की तरफ जाने के। और हमारे साथ जब हम निकलने का हमने डिसीजन लिया, एक सज्जन अभी लंगर करने के लिए वेट कर रहे थे। तो जिसे होता है कि सज़ा मिलना और सज़ा मिलने के बाद डिसिप्लिन करने के लिए डेमोंस्ट्रेट भी करना कि भई आपको बेटा सज़ा मिली है। तो जब हम घूम-घाम के वापस कुतुब मीनार की रेड लाइट पे पहुँचे तो देखा बगल वाली गाड़ी में वो सज्जन है, जो हमसे 2 बारी बाद में लंगर कर रहे थे और आज्ञा लेके आए। तो इसलिए डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है। जब इनडिसिप्लिन किया तो आप सही कहते हो चपेट पड़ती है और बताया भी जाता है कि बेटा चपेट पड़ी है और इसलिए पड़ी। तो आगे वाचन करता हूँ, हमारा घर एक नए बसे हुए दूर-दराज इलाके में था। यद्यपि मेरे पास सेल फ़ोन था, परंतु मेरी पत्नी के पास फ़ोन ना होने के कारण मैं उसको बड़े मंदिर जाने और वहीं इतनी देर हो जाने के बारे में सूचित नहीं कर पाया था। वो मेरे लिए चिंतित थी। वो जब चिंतित होती है, तो परेशान हो जाती है और इस परेशानी का परिणाम होता है उनका बहुत क्रोधित हो जाना। इसलिए मैं घर पहुँचकर बिल्कुल चुप रहा। यह एक व्यवहारिक अच्छाई है। अत्यधिक उकसाने वाली परिस्थितियों में भी चुप रहने की मेरी इस आदत ने मुझे ज़िंदगी में बहुत मदद की है। यह आदत मुझे कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं लगी, बल्कि इस आत्म संयम ने मुझे सदैव सशक्त ही किया है। मैं चुप रहा और घर में आने वाला तूफ़ान शांतिपूर्वक गुज़र गया। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी पत्नी को मेरा गुरुजी के पास जाना अच्छा नहीं लगेगा। उस समय उसका मानना था कि पारिवारिक व्यक्ति को पहले अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने को महत्व देना चाहिए, ना कि गुरुओं के पास जाकर समय बर्बाद करना चाहिए। उसकी ऐसी सोच के लिए मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। यह स्वाभाविक ही था। कमांडर अंकल। अंकल, पहले तो मैं आई एम ग्लेड दिस टॉपिक केम अप, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस बात को अ, अ, अपने व्यूज शेयर करने का मौका मिल रहा है। एक तो एक सेकंड हैबिट है कि मैं रिएक्ट नहीं करता, और कितनी भी विषम परिस्थिति हो, बहुत मुश्किल होगा कोई अगर ये पलट के कह पाए कि मैंने किसी पे गुस्सा किया या मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात की, और अक्सर चुप रहता हूं। ये अलग बात है कि करता मैं वही हूं जो मुझे सही लगता है, लेकिन जवाब का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। और इससे जो स्ट्रेंथ आई है, मॉरल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, वो शायद मेरी जिंदगी की जो कहना चाहिए नींव है उसमें पड़ गई। आज जहां हूं उसमें मेरा चुप रहना इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये अलग बात है कि चुप रहने की और बर्दाश्त करने की जो शक्ति है वो गुरु महाराज से मिली है। ये जो जिंदगी की उछल कूद थी ना, वो बंद हुई, और इससे जो स्ट्रेंथ आई इनर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे बहुत सारे संगत भी मिलती है, वो पूछते भी हैं कि अंकल, गुस्सा आ जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे पास जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप चुप रहेंगे
तो बहुत फायदे में रहेंगे। एक तो ये चीज है, चुप रहना, कुछ उल्टी सीधी बकवास नहीं करना। तो मेरे केस में क्या होता है अंकल कि गुरु महाराज ने एक ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि मैं उन लोगों के प्रति ज्यादा पोलाइट होता हूं जिनसे मैं बहुत गुस्सा होता हूं। तो एक तरीके से कोई स्कोप नहीं है ऊंची आवाज में बात करने का। और अब सोचता हूं कि गुरु की संगत के लिए ये बहुत आवश्यक है। और एक चुप रहने की वजह से एक दूसरा एडवांटेज मिला, कल किसी की निंदा नहीं होती। मैं किसी के भी बारे में ओछी बात नहीं करता, चाहे कोई भी हो। और मुझे लगता है कि इससे गुरु महाराज के डिवोटी होने के रास्ते में चलने में बहुत मदद मिली। चुगली करने वाला आदमी, निंदा करने वाला आदमी इधर से अपनी कमाई करता है और इधर उसको जाया करता रहता है। यानी एक तरफ से ब्लेसिंग आती, दूसरी तरफ से निकल जाती। तो गुरु महाराज से अगर ब्लेसिंग चाहिए और वो नहीं इकट्ठी हो पा रही है, तो अपनी अंदर की तरफ झांक के ये जरूर देखना चाहिए कि मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है। कि बहुत सारे कहते हैं ना कि हम गुरु जी के पास तब से आ रहे हैं और हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो जरा सोच के देखिए कि आप दूसरों की निंदा करते हैं, क्या आप दूसरों के प्रति बुरी भावना रखते हैं या उनकी चुगली करते हैं। तो क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो आपकी सारी ब्लेसिंग के लिए एक तरीके से, जैसे बर्तन में छेद हो गया और आपके बर्तन में दूध इकट्ठा ही नहीं हो सकता, कि आप कितना भी भरते रहो उसने नीचे से निकल जाना है। और ये चीजें, ये दोनों चीज मेरे से नहीं होती। ऐसा नहीं, ये कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट नहीं है, ये गुरु की कृपा है और ये हम सब पे हो सकती है, बल्कि होती है। एक बार चुप रहना सीख लेना चाहिए। दो चीजें, कल साइलेंस और डिस्टेंस। जिस परिस्थिति में आपको बोलने की जरूरत पड़े, आपको वहां से हट जाना चाहिए और तब बोलना चाहिए जब ए आपके बोलने का पर्पस हो और बी उससे कोई फर्क पड़ने वाला। जी अंकल। अंकल, मैं इस बारे में ऐड करना चाहूंगा कि एक से भी कहा जाता है ना कि एक चुप सौ सुख। बिल्कुल। एक एक चुपते 100 सुख। और रूमी ने इस पूरे को अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से कहा है कि खामोशी से डरते हो क्यों, खामोशी ही तो इस कायनात का राज है। क्या बात। खामोशी से डरते हो क्यों, खामोशी ही तो इस कायनात का राज है। खामोशी बताएगी 100 राज तुम्हें, खामोशी बताएगी 100 राज तुम्हें, उसकी बड़ी खामोश आवाज है। क्या बात है। वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। तो मैंने गुरुजी के बारे में अपनी पत्नी को अधिक नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो उसे स्वीकार करेंगी या नहीं। मैं यह भी नहीं चाहता था कि वो मेरे गुरुजी के पास जाने का विरोध करे या कुछ उल्टा पुल्टा कहे। इसलिए बस चुपचाप मैं हर शनिवार को एम्पायर स्टेट जाने लगा। मुझे लगता था कि गुरुजी स्वयं ही तय करेंगे कि उसको कब और कैसे अपने पास बुलाना है। मैं चुप रहा और उसने भी मेरे गुरुजी के पास जाने पर कोई आपत्ति नहीं की। कमांडर अंकल। अंकल, मेरे और आंटी के बीच में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। गुरु महाराज की कृपा है। एक तो वैसे भी अपनी आंटी के सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने एक ये सीख लिया है कि मैं चुप रह के अपना काम कैसे कर सकता हूँ। और हम लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम दोनों एक साथ नहीं बोलते। एक टाइम में एक बोलता है, दूसरा सुनता है। तो इसलिए या तो तू होती है या तो मैं होती है। तू मैं नहीं होती। तो और वो उनको खास तौर से इस चीज का ख्याल रखती हैं कि अगर इसको कुछ अच्छा लग रहा है तो इसे करने दो। और क्योंकि मुझे गुरु महाराज के पास आना बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे चुप रहना बहुत जरूरी था कि मैं ऐसा कुछ ना कहूं जिससे कि उसने बोल देना तूने कल से नहीं जाना है।
क्योंकि उसके आदेश को इग्नोर करके मैं महाराज के पास नहीं जा सकता था। घर की शांति बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं और भी ज्यादा ऐसे कहूं कि मैंने अपना कंडक्ट बहुत अच्छा कर लिया, ताकि वो मुझसे खुश रहे और मुझे गुरु महाराज के पास आने से नहीं रोके। उसमें चुप रहना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे ज्यादा। जी अंकल। जी, गुरुजी की मौजूदगी गुरुजी के दरबार को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देती थी। भक्त अपनी गाड़ियां एम्पायर स्टेट के बाहर ही गेट पर खड़ी करते, और जैसे जैसे वह गुरुजी के दरबार की तरफ चलते, एक तीव्र सुगंध को भी महसूस करते थे। सुगंध गुलाबों जैसी थी, पर गुलाब नहीं। इत्र जैसी थी, पर इत्र भी नहीं। यह खुशबू और भी तीव्र हो जाती जब हम गंगा की तरह बहती हुई गुरुजी की कृपा नदी के पास पहुंचते। ये सब भगवान शंकर की घोषणा की तरह लगता, मानो वो कह रहे हों कि गुरुजी के रूप में वह स्वयं विराजमान है। शुरुआत में मैं काफी उलझन में था। सोचता था कि शायद गुरुजी बहुत बढ़िया इत्र लगाते हैं, जो आसपास के क्षेत्र में भी छिड़की था। पर बाद में हुए अनुभवों ने मेरी सोच को सुधार दिया। प्लीज एक्सप्लेन। अंकल, ये गुरु महाराज की जो फ्रेग्रेंस है ना, इसने बहुत साथ दिया, और हम उस पर बहुत बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा इशारा कर दूं कि जब महाराज ने अपना फिजिकल शरीर छोड़ दिया, जिसे हम चोला बदलना कहते हैं, तो ये खुशबू ही थी जिसने संगत को उस समय पकड़ के रखा। और वो इस तरीके से आती थी, जबकि हर एक झोंके के साथ गुरु कहते थे, मैं नाल हूं, मैं अपनी संगत को नहीं छोड़ रहा। और जब ये समझ में आ गया कि ये तो हर जगह आती है, कहीं भी आती है, आप जहां बैठ जाए वहां आती है, तो आपने रियलाइज करना शुरू किया कि दिख नहीं रहे हैं, लेकिन साथ तो हैं। और ये खुशबू का एहसास शुरू में हुआ तो पहले हर एक का दिमाग तो चलता है ना, इतनी आसानी से बुद्धि थोड़ा ही ना पीछा छोड़ती है। तो ऐसे लगते थे, क्या क्या फ्रेग्रेंस क्या लगाते हैं महाराज। और उसके बाद में, पर वो तो सब जगह आती थी। लेकिन जब वो वहां भी आनी शुरू हो गई, जहां पे गुरु महाराज आसपास नहीं थे, या हम कहीं पहुंचे, यानी देश में, विदेश में, काम पे, घर में, तब समझ में आया कि नहीं बॉस, ये बात कुछ अलग ही है। जी अंकल। ई विला एक आवासीय फ्लैट था, जिसमें एक विशाल, खूबसूरत और अच्छी तरह से रोशन एक बड़ा सा कमरा, जहां गुरुजी बैठते थे। यह नियम था कि गुरुजी को मिलने से पहले हम हाथ धोते थे। मैंने थोड़े दिनों के बाद ही जल्दी आना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त गुरुजी महाराज रसोई घर के बाहर रखी एक कैबिनेट पर बैठे होते थे, अपने सैर पर पहनकर जाने वाले आरामदायक कपड़ों में, जो अधिकतर एक आधे बाजू की टी शर्ट, पतलून और सैर वाले जूते होते थे। मुझे लगता था इस अनौपचारिक मुलाकात के तरीके में अपनी खुशकिस्मती से शायद मैं उनके अधिक करीब बैठ सकता और उनकी वाणी सुन सकता था, पर उनसे बात करने का तो सवाल ही ना था। कुछ समय के बाद गुरुजी उठते, अपने कमरे में जाते और चोला पहनकर आकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते। कमांडर। अंकल, एक तो ये कि जब आप मुंह दूसरी तरफ करके बोलते हैं ना, तो थोड़ी सी ऑडियो मिस हो जाती है, ओके। और जब आप कैमरा फेस करते हैं तो फिर वो अच्छे से सुनाई देती है। ये ये एक बहुत हालांकि एक पैराग्राफ है, लेकिन इमोशनली मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस इस एनवायरनमेंट का वर्णन करना। महाराज, हमारे लिए 7:30 का टाइम था, 7:30 बजे एम्पायर स्टेट के दरवाजे खुल जाते थे। उससे पहले गुरु महाराज वॉक किया करते थे अपने रूम के डोर से आसन तक और वापस। तो और फिर वो 7:30 आके बैठ जाते थे इस कैबिनेट पे, इनफॉर्मली। और एक तरीके से बोलूं कि जो महाराज अपने आसन पे, अपने जो वो डिवाइन क्लोथ्स पहन के बैठते थे, और
अब जब बैठते थे उन दोनों के एक तरीके से कनेक्टिविटी में थोड़ा फर्क था। महाराज बहुत जैसे कहो कि इजीली एक्सेसिबल होते थे जब वो किचन कैबिनेट पे बैठते थे, और जब वो अपने आसन पे आ जाते थे तो उतना इजी नहीं होता, प्लस उनके आसपास संगत होती थी। तो हम जैसे लोगों को, भक्त डिवोटीज को पहले आना बहुत बढ़िया रहता था, क्योंकि आप गए और महाराज कैबिनेट पे बैठे तो एक तो मत्था टेकने में आसानी हो गई। यू कुड ग्रैब, आप उनके चरणों को पकड़ सकते थे, मत्था टेक सकते थे, क्योंकि वो, और उसके बाद में वहीं पास में बैठ जाते, 1-1.5 मीटर के अंदर अंदर। अच्छा, 15-20 संगत होती, तो गुरु महाराज जब किसी से बात कर रहे होते थे तो आपको वो आसानी से सुन सकते थे। ये मौका आपको बाद में नहीं मिलता था, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि वो बाद में मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो महाराज की तरफ देखते रहना, उस फ्रेग्रेंस को इनहेल करना, महाराज की बातें सुनना, और बस खुश रहना। वो जो उसे जैसे मी टाइम कह सकते हैं ना, वो आपका वो समय था जिसमें आप गुरु के बहुत नजदीक महसूस करते थे। तो इसलिए बहुत जल्दी आना बहुत जरूरी था। और एक और ये कि दोनों तरफ कर्टेन थे, जो मेन एंट्री थी उसके बराबर की एक विंडो थी, उसमें भी एक कर्टेन थे, जिसमें छोटी सी दरार सी रह जाती थी 2 कर्टेन्स के बीच में, और एक गुरु के आसन के पीछे भी। तो जल्दी आके आप अपने आप को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर सकते थे कि आप जब महाराज वॉक करें तो हर एक बार जब वो उसके सामने से गुजरे तो आप उनके दर्शन कर सकें। आज आपको बिल्कुल। शायद ये इस चीज की इंपॉर्टेंस फील ना हो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोगों के लिए वो फ्लीटिंग सेकंड्स के जो दर्शन थे ना, वो भी इनवेल्युएबल थे, इनवैल्यूएबल थे। उसकी वो बेशकीमती लम्हे थे हमारे, और हमने उनको पूरी तरह से जीना था। इसलिए शुरू में आके आप महाराज के पास बैठ के अलग तरीके की डिविनिटी का एक्सपीरियंस करते थे। जी अंकल। आप कह रहे हैं कि आज शायद उस चीज का महत्व ना समझ आए। आज उस चीज का महत्व जो है वो इतनी जोरों से समझ आता है ना कि पास समुंदर था और एक बूंद पी के रह गए। तो ऐसी भावना आती है मन में कि मैं बताऊं कि आप जल्दी आने की बात की। एक दफे हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ। एक संगत में थे, काफी सेवा करते थे। वन डे दे वॉकड इन एट अबाउट 9:50, सीधे डांट पड़ी, लंगर खाना आए हो? और उन्होंने कहा कि हाँ। तो खाओ फिर। प्यार से डांट भी दिया और बिठा भी दिया और सारा कुछ हो गया, लेकिन रियलाइज करा दिया कि भाई समय पे रहना आपके लिए आवश्यक है। तो आगे पढ़ता हूँ। उनके भक्त संगत उनके लिए फूलों के गुलदस्ते लाते और गुरुजी कुछ से बात करते और बाकी माथा टेक कर वहीं हॉल में बैठ जाते। गुरुजी के पास बैठने की एक होड़ लगती थी, लेकिन मैं उनके चरण कमलों में माथा टेक कर सबसे पीछे जाकर ही बैठता था। हर किसी को गुरुजी से वो मिल जाता जिसकी उसे जरूरत थी। काफी लंबे समय तक मेरी मौजूदगी पर गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बेहतरीन तरीके से मानो नजरअंदाज किया हो, ऐसा मैं उस वक्त सोचता जरूर था, पर मैंने गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ा। मुझे लगता था कि मेरे लिए यही जगह है और यही मेरे गुरु हैं। मैं यह पवित्र स्थान छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, चाहे मैं वहां होने के काबिल हूं या नहीं। इसलिए मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि मुझसे कभी भी कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कोई भी बाधा पहुंचे और शिकायत हो और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए गुरुजी को नाराज ना करने की कोशिश में मैं उनके आसन से बहुत दूर एक कोने में छिप कर बैठता था, ताकि गुरुजी का ध्यान मेरी तरफ ना जाए। गुरुजी के पास मैं अपनी बेटी की तकलीफ और बीमारी की वजह से गया था, पर यह बात मेरे स्मृति पटल से कहीं बहुत नीचे और पीछे चली गई थी। गुरुजी का दरबार वो दिव्य स्थान था जिसका माहौल
इतना संतोषजनक और जबरदस्त असर वाला था कि जिंदगी की रोजमर्रा की कश्मकश और उलझनों के मायने ही खो जाते थे। कमांडर अंकल। इसका इसका कुछ वर्णन किया नहीं जा सकता, और मुझे नहीं लगता अंकल मैं इससे ज्यादा कुछ और कह सकता हूँ, लेकिन आई होप थोड़े कहे को बहुत समझा जाए। इसके दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि महाराज मुझसे बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे, तो और बाकी सबके साथ में बातें भी होती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं एक एहसास था कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आ सकूं। बाय द वे वो एहसास चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये समझ जरूर आ गई है अब कि हमारी लायकी और नालायकी का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गुरु हमें अपने पास बुलाएंगे कि नहीं। तो ये तब रियलाइजेशन नहीं था, और मुझे लगता कि अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं यहां से भगा दिया जाऊंगा। तो मैं, एक तो फौजी, ऊपर से पूरा डिसिप्लिन, बिल्कुल आवाज नहीं करना, जैसे कहा वैसे करना, और खूब दूर जाके बैठना। तो मैं महाराज के जो रूम था उसके डोर के बिल्कुल सट के बैठता था, जहां पे म्यूजिक सिस्टम था। लेकिन उसका एक फायदा होने लगा कि महाराज के रूम के नीचे से उनकी फ्रेग्रेंस वाली जो हवा आती थी वो नॉन स्टॉप आती थी। तो अगर आप वहां 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, तो आप हर समय वो फ्रेग्रेंस को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो मुझे बाद में उस जगह का चस्का पड़ गया। मैं और कहीं बैठूं में और वहां बैठूं में बहुत फर्क था। तो एक तो ये थी। दूसरी बात इसमें ये हुई कि मैं गया था बेटी की वजह से, लेकिन मैं कभी उसका जिक्र नहीं कर पाया महाराज से। और वो इसलिए नहीं कर पाया कि गुरु ने करने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे ऊपर। गुरु महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो मुझे कुछ कहने नहीं देते। बाद में इसके रेफरेंसेस आएंगे, और मैं नहीं भी आए तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से गुरु नहीं चाहते कि उनका डिवोटी उनसे कुछ मांगे। एक तो ये कहने की बात है गुरु से मांगो मत, गुरु को मान लो, लेकिन अगर आप मांगे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और मुझे तो उन्होंने मांगने नहीं दिया, मेरी कोशिश भी उन्होंने पूरी नहीं होने नाकाम कर दी। दें। जी अंकल। आ, पढ़ना आज का इधर तक ही है। बाकी मांगने और मानने की बात पे गुरुजी का कहना इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है कि अगर मानने लगो तो मांगने की आवश्यकता ही ना रहे। और मैंने उसको कुछ लफ्जों में कहा है कि खुदा से जहां की शय मांगना, खुदा से जहां की शय मांगना और खुदा से खुदा ही चाहना। खुदा से जहां की शह मांगना और खुदा से खुदा ही चाहना बिल्कुल मुख्तलिफ मजमून है। वो था टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दोनों एब्सोल्युटली। बिल्कुल मुख्तलिफ मजमून है। एक किस्सा है इंसानी जहन की होशियारी का कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, शर्त रखूंगा, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा या 125 का चढ़ाऊंगा, तो मेरा ये काम कर दे। एक किस्सा है इंसानी जहन की होशियारी का, दूसरे किस्से में रूहानी इबादत है और जुनून है। रूहानी इबादत है और जुनून है। तो जुनून जब आ जाए आपके अंदर इबादत का, आपकी तो वैसे ही चाहते कम हो जाएंगी और आपको मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वासन अंकल, आप थैंक यू लॉर्ड आकाश शेट्टी अंकल। आकाश शेट्टी अंकल, बहुत ही प्यारे तरीके से, शायराने तरीके से आपने आज के सेशन की शुरुआत की है, दिस दिस बेटर सेशन। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कमांडर शर्मा अंकल, ओवर टू यू। अंकल मैं क्या कह सकता हूँ, आकाश सेठी अंकल ने बहुत खूबसूरती से पढ़ा, और उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बीच बीच में डाली, तो उससे पढ़ने का मजा दुगना हो गया। मेरे लिए तो ये है कि ये गुरु महाराज का जिक्र जितनी बार हो कम है, और मुझे हर बार उस मोमेंट को जीने का एक मौका मिल जाता है। और ये सच है, उस मोमेंट के में जीने के मौके के अंदर एक नशा है। और
हम उस नशे के आदी हो चुके हैं अंकल। आदि हो जाए। तो तो गुरु का जो प्रेम है ना, इससे पहले जब सत्संग हो रहा था, दो अंकल बोल रहे थे, तो मैं सुन रहा था और मैं सोचा कि क्या बात कर रहे हैं, इतनी खूबसूरती से अपनी बात करते। तो गुरु महाराज, इन द एंड ऑफ द डे, गुरु महाराज को समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अ, गुरु से प्यार हो जाए, इससे ज्यादा कुछ होने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत। वाह। आकाश जी अंकल, एक छोटा सा शेर होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा कलाम हो, मेरा कलाम हो और उसमें तुझे सलाम ना हो। गुरु जी को कह रहा हूँ कि मेरा कलाम हो और उसमें तुझे सलाम ना हो, खुदा ना करे ऐसा कभी हो। मेरा कलाम हो और उसमें तुझे सलाम ना हो, ना कभी ऐसी सुबह हो, ऐसी शाम ना हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्या बात है, वाह। इससे मुझे एक मेहदी हसन की गजल की दो लाइनें फिर से याद आ गई। ये मैं सुना चुका हूँ पहले, लेकिन अब इरशाद आशा जी। आकाश सेठी अंकल को सुनाता हूँ, उसके बाद इरशाद। हम कर देंगे। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, वाह। खुदा करे। आप किसी कमांडर। का भी नाम लीजिए, नाम गुरु का है, वो वक्त आए जिंदगी में। जी। बहुत ही अच्छा सेशन, मेमोरेबल सेशन था आज का कमांडर शिवरा अंकल, आकाश सेठी अंकल। मैं आप दोनों का तहे दिल से मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया आज। थैंक्स अ लॉट। और गुरु संगत के भी थैंक्स अ लॉट कि जो आप लोग बने रहे। कल साथ संगत जी इसी टाइम, इन द सेंस कि 8:30 ऑनवर्ड्स कल नेक्स्ट सेशन है सैटरडे कल। तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन इन मोर नंबर्स। थैंक्स अ लॉट once again, आकाश शेट्टी अंकल, for Yeah. your Sharana style reading and other things. Thanks a lot, कमल सिंह अंकल। ओवर टू यू होस्ट। अभी हम गुरु जी महाराज से आगे लेंगे।